तो सेंटर ऑफ मास जो है वो डिवाइड करता है दो पॉइंट मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस, ठीक है। तो क्योंकि इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसलिए क्या हो जाता है m1r1 m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और यहीं से क्या आता है कि सेंटर ऑफ मास किसके ज़्यादा पास होगा, हेवियर के, है ना, क्योंकि अगर m2 ज़्यादा है तो ये बड़ा होगा तो इसके ज़्यादा पास आएगा। तो सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू द हेवियर मास, ठीक। तो मान लो कि मेरे पास एक मास है 2 kg जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4, हाँ, और एक मास है 3 kg जिसका कोऑर्डिनेट है 1,-1। तो मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। पहले क्या निकाल लेंगे, एक्सीएम m1x1 m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, कितना आ गया है 9/5 आ गया। फिर हमने निकाला YCM 2 इंटू 4 3 इंटू -1 अपॉन 2 + 3, ये आ गया 1, ठीक। तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 9/5, 1। क्लियर है कंसेप्ट? मान लो एक है 1 kg 2,0 पे, एक है 2 kg 0,2 पे, और एक है हमारे पास 7 kg 3,4 पे। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये आया, ठीक। तो जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन क्या आ गई 2.3, 3.2। ये आ गया समझ में? तो मान लो कि हमारे पास है 2 kg 3,1, पे, और 3 kg 2,-1, पे। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा,
HCM 2 into 3 3 into 2 अपॉन 2 plus 3, तो कितना है ये 12/5। फिर आया YCM 2 into 1 3 into -1 अपॉन 2 plus 3, कितना है ये -1/5। फिर आया ZCM, तो ZCM कितना आया 2 into -1 प्लस 3 into 1 अपॉन 2 plus 3, ये आया कितना 1/5। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ गए 12/5 कॉमा -1/5 कॉमा 1/5। सीख गए। अब सिंपली मुझे दो मासेस दिए हुए हैं m1 m2, कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, उनके बीच का गैप दे दिया कि उनके बीच का गैप कितना है d। तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूर होता है, तो पहले से सेंटर ऑफ मास होता है m2d अपॉन m1 प्लस m2, है ना, डेरिवेशन भी है बट जो अपने को याद रखना है कि r1 कितना होता है m2d अपॉन m1 प्लस m2, दूसरा मास लिखना है इंटू d गैप अपॉन m1 प्लस m2। तो ये किससे डिस्टेंस आया m1 से, है ना, और r1 बाई r2 क्या होगा, तो इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है m2 बाई m1, मतलब m1 r1 इज m2 r2, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो मान लो कि ये 2 kg है और ये 8 kg है और इनके बीच का गैप है 40 मीटर, है ना। तो सेंटर ऑफ मास 2 kg से कितना दूर है, सेंटर ऑफ मास 2 kg से कितना दूर है, सेंटर ऑफ मास 8 के ज़्यादा पास होगा और हमें क्या निकालना है R1, तो R1 क्या होता है m2d अपॉन m1 प्लस m2, तो R1 क्या हुआ m2 मतलब 8 इंटू 40 अपॉन 2 प्लस 8, तो R1 कितना आया 32 मीटर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, देन नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो ये है कि दो मासेस हैं m1 m2, ठीक है, इनके बीच का कुछ सेपरेशन है वो नहीं दिया, है ना। अब हमको ये बोला कि m1 को हम इधर ले गए x1 डिस्टेंस से, m1 को हम इधर ले गए x1 डिस्टेंस से, तो क्या सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट होगा, शिफ्ट हो जाएगा ना, बीच का गैप चेंज हो गया तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, m1 थोड़ा उधर चला गया तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये चाहिए कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो m2 को इधर ले जाना पड़ेगा। जैसे मान लो एक सी सॉ पे आप मैनेज कर रहे हो चीज़ें, तो ये अगर थोड़ा इधर गया तो इसको भी थोड़ा इधर जाना पड़ेगा ना, ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे सेंटर में। तो m2 को किधर ले जाना पड़ेगा, इधर, कितना x2, ठीक है ना। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट सेम पोजीशन, यहाँ पर कंडीशन है सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट सेम पोजीशन। है ना, कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम पोजीशन पर रहे। तो मान लिया कि सेंटर ऑफ मास इधर है, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि
इन दैट केस हमें क्या ध्यान रखना है, तो देखो पहले क्या रहा होगा, m1r1 इक्वल टू m2r2, ये ऐसा रहा होगा इनिशियली, m1r1 इक्वल टू m2r2, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, ये थोड़ा x1 इधर आ गया, मतलब इसकी डिस्टेंस r1 प्लस x1 हो गई, और वो x2 उधर चला गया तो उसकी डिस्टेंस r2 प्लस x2 हो गई। अब m1r1 और m2r2 कट गए, मतलब क्या बच गया, m1x1 इज इक्वल्स टू m2x2। क्या बात समझ में आई? हम ये बोल रहे हैं कि जो सेपरेशन है सेंटर ऑफ मास से, वो क्या सेटिस्फाई करता है, m1r1 इक्वल टू m2r2, ये अपन ने पढ़ा लास्ट स्लाइड में। अगर इन दोनों को थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस किया जाए कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा हो, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस किया जाए कि सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज हो रहा हो, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी रेशियो में आएगा, m1x1 इज इक्वल टू m2x2, ये हमको आगे काम आएगा, ठीक। चलो, कुछ ज्योमेट्रीज हैं जिनके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हमें याद रखनी है, जैसे सेमी सर्कुलर वायर। तो सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, 2r/π पे। सेमी सर्कुलर डिस्क 4r/3π। हॉलो हेमीस्फीयर r/2 एंड सॉलिड हेमीस्फीयर 3r/8। 2r/π, 4r/3π, r/2 और 3r/8, ये हमें याद रखना है। डन। नेक्स्ट, इनके काम आने की प्रोबेबिलिटी कम है ना। हॉलो कोन का होता है h/3, सॉलिड का h/4, सर्कुलर आर्क 2r/α sin α/2, और सेक्टर प्लेट का एक सेक्शन ले लिया तो 4r/3α sin α/2। बट जो प्रोबेबल है वो क्या है, इसके पहले वाली स्लाइड है ना, इसको आप एक्स्ट्रा में रखें। नाउ अगर मेरे पास एक कंबाइंड सिस्टम है और उसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे हम, दो पॉइंट मासेस ले रहे थे, मेरे पास दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए था, लेकिन वैसे ही फॉर्मूला इनके लिए भी लग जाता है, कीपिंग दोज मासेस एज्यूम टू बी एट देयर रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मासेस, कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहा होगा, तो कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा होगा, m1x1 m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब कई बार हमें मास नहीं दिया होता है, लेंथ वगैरह एरिया वॉल्यूम दे दिए होते हैं, तो अगर मास प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो
मास की जगह क्या आ जाएगा, L1x1 L2x2 अपॉन L1 प्लस L2। मास प्रोपोर्शनल टू एरिया है तो A1x1 A2x2 अपॉन A1 प्लस A2, और मास अगर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो V1x1 प्लस V2x2 अपॉन V1 प्लस V2। क्या डेंसिटी जनरली नहीं देते हैं, या तो आपको मास देते हैं या फिर लेंथ एरिया वॉल्यूम देते हैं। डेंसिटी देंगे तो फिर वो डेंसिटी और लेंथ दोनों देंगे, या डेंसिटी और एरिया दोनों देंगे, बिना उसके कैसे होगा। बढ़े आगे। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, कि फिगर शोज अ कंपोजिट सिस्टम ऑफ टू यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ लेंथ एज इंडिकेटेड L and 2L, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू रॉड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मासेस दिए क्या, नहीं दिए, तो मासेस नहीं दिए लेकिन रॉड की लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो मेरे पास दो रॉड है, एक की लेंथ है L और एक की लेंथ है 2L। पहले तो मैं इनके क्या निकाल लूंगा, कोऑर्डिनेट्स। तो जो L है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, L/2 सेंटर पे, यूनिफॉर्म ज्योमेट्री, उसका सेंटर मास कहाँ होगा, सेंटर पे। तो इसका सेंटर मास कहाँ पर है, L/2, 0। ठीक है, वो जो 2L है उसका सेंटर मास कहाँ पर है, L, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0, L, वो y एक्सिस पे है ना, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना है, L। अब सेंटर मास का फॉर्मूला लगाना है, तो क्या आएगा सेंटर मास का फॉर्मूला, जैसे मैंने XCM लिखा, तो फॉर्मूला L1x1 प्लस L2x2 अपॉन L1 प्लस L2। तो कितना हो गया, L इंटू L/2 प्लस 2L इंटू 0 अपॉन L प्लस 2L। तो जो XCM है वो कितना आ गया, L/6। सिमिलरली क्या आ जाएगा, YCM, YCM कितना होगा, L इंटू 0 2L इंटू L अपॉन L प्लस 2L। तो ये कितना आ गया, 2L/3। तो L/6, 2L/3 क्या आ गया हमारा आंसर, ये। क्या है, समझ में आया। चलिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक छोटी डिस्क है और साइड में एक बड़ी डिस्क है। इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 2r है, और इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहां पे मास किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ एरिया वॉल्यूम। एरिया ये सरफेस है ना, देखो मैंने 3 चीजें लिखवाई आपको, लेंथ, सरफेस, वॉल्यूम। डिस्क मतलब क्या, सरफेस है ना, तो मास किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के। तो जो छोटा वाला है उसका एरिया कितना है, πr², और कोऑर्डिनेट कितना है, सेंटर पे है ना, सेंटर मास। तो सेंटर कितना इधर है, -r, 0। ओरिजिन से r उधर है ना, तो उसका सेंटर कहाँ है, -r, 0। अच्छा, इसका एरिया कितना है, पाई इंटू 2r का स्क्वायर, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2r, 0। अब क्या निकाल लें हम, XCM। तो XCM कितना होगा, πr इंटू -r, पाई 2r² इंटू 2r अपॉन
पाई आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू 2r का स्क्वायर। तो जो एक्सीएम है वो सॉल्व करके कितना आ रहा है, 8 माइनस 1 7 बाय 5 r। और YCM कितना आएगा, YCM आएगा 0। भाई जब दोनों के YCM 0 हैं तो ओवरऑल YCM भी क्या होगा, 0। डन। मान लो कि हमारे पास है एक सेमी सर्कुलर फ्रेम, और इस सेमी सर्कुलर फ्रेम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, r। कैसे प्रोसीड करें, इसको हम निकाल लेते हैं 0,0 ले लेते हैं, ये ओरिजिन। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे, तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो ये रॉड और एक सेमी सर्कुलर वायर। हमारे पास दो चीजें, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, रॉड। तो ये जो रॉड है, क्या क्या देखेंगे यहाँ पे, लेंथ एरिया वॉल्यूम, लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, 2r, और कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। दूसरा हमारे पास क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क। इसकी लेंथ कितनी होती है, वो तुम सेंटर मास बता रहे हो, अभी मैंने क्या पूछी, इसकी लेंथ। हाँ तो कितनी, पूरे सर्कल की कितनी होती है, ओ माय गॉड, पूरे सर्कल की लेंथ 2 पाई आर होती है, उसका आधा पाई आर। और कोऑर्डिनेट क्या आया था अभी, 2r बाय पाई। अच्छा 2r बाय पाई इसका y कोऑर्डिनेट है कि x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है ना, इधर है ना, तो 0,2r बाय पाई। ठीक, अब क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो भाई एक्सीएम, क्योंकि दोनों ही 0 है तो एक्सीएम भी 0 आ जाएगा। फिर बच रहा है YCM, तो YCM में क्या लिखेंगे, 2r इंटू 0 प्लस पाई आर इंटू 2r बाय पाई अपॉन 2r प्लस पाई आर। तो जो YCM है वो कितना आया, 2r अपॉन पाई प्लस 2। एक्सीएम 0 और YCM कितना आया, 2r अपॉन पाई प्लस 2। डन। लास्ट सेक्शन है सेंटर मास कैलकुलेशन में कि अगर उसमें से कुछ पार्ट रिमूव कर दिया जाए तो बचे हुए का सेंटर मास कैसे निकालते हैं, कि भाई ये पूरी डिस्क थी,
इस पूरी डिस्क में से हमने ये पार्ट हटा दिया, इसको हमने माइनस कर दिया, तो ये बचा, बचे हुए का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो क्या बोलेंगे कि पूरा था m1, पूरा था, ये नहीं है, तो इसका कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो, ऊपर नीचे कंट्रीब्यूशन क्या कर दो, माइनस कर दो। पहले दो चीजें थी तो कंट्रीब्यूशन ऐड हो रहा था, अब जो नहीं है उसका कंट्रीब्यूशन माइनस हो जाएगा, तो सेंटर मास आ जाएगा कितना, m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। फिर वही बात है कि अगर एरिया है तो फॉर्मूला m की बजाय एरिया में आ जाएगा, और वॉल्यूम में तो फॉर्मूला वॉल्यूम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कब लगाना है, जब कोई पार्ट हमने रिमूव कर दिया हो। ओके, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक डिस्क है, तो ये है 0,0 और दिस इज R। तो एक डिस्क है जिसमें से हमने एक छोटी डिस्क रिमूव कर दी, डिस्क है जिसमें से छोटी डिस्क रिमूव कर दी, तो अब जो बचा उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो क्या कर देंगे, तो करने का तरीका ये है कि पहले क्या लिखें कि ये था और ये नहीं है ना। तरीका क्या है, पहले लिखें कि क्या था और फिर लिखें कि क्या नहीं है। तो क्या था, कितना एरिया देखेंगे, यहाँ पे डिस्क है ना, डिस्क है मतलब हम क्या देखेंगे, एरिया। अच्छा, तो जो डिस्क थी उसका एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। जो डिस्क है उसका एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। जो निकाला उसकी रेडियस कितनी है, बताओ। जिसको हमने निकाला उसका डायमीटर आर है, मतलब रेडियस r/2 है, मतलब इसका एरिया पाई इंटू r/2 स्क्वायर, मतलब पाई/4 r स्क्वायर है। ठीक है, अगली चीज क्या बच रही, कोऑर्डिनेट। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं इधर से, 0,0, अरे सेंटर 0,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं, इधर से r/2 पे, हाँ है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं, इधर से r/2 पे। अब क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। अच्छा, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, एक्सीएम या वाईसीएम, देखो इनके दोनों y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो वाईसीएम भी क्या आएगा, 0। एक्सीएम आएगा कुछ अलग, तो हम क्या निकाल लें, एक्सीएम। तो एक्सीएम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 0, फिर क्या करना है, माइनस करना है, कितना, पाई/4 r स्क्वायर इंटू r/2, और नीचे भी क्या करना है, माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई/4 r स्क्वायर। नीचे भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। तो अब पहली टर्म तो हो गई 0, 1 - 1/4, नीचे आ जाएगा 3/4, मतलब 3 बचेगा, तो 6 बचेगा। तो ये शायद आ रहा है -r/6, चेक कर लो एक बार।
YCM क्या होगा, 0। डन। चलिए, तो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम सीख गए। अगला सेक्शन क्या है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमने क्या लिखी थी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मैं ऊपर नीचे ये दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दूं तो dr/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो पोजीशन की जगह वैसे ही सिमिलर फॉर्मूला किस में आ गया, वेलोसिटी में, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलर फॉर्मूला। अब बताएं, particle of mass m is thrown horizontally, another particle of mass 2m is thrown vertically upward. तो acceleration of center of mass, देखो बड़ी सीधी सी बात है, क्या दोनों का एक्सेलरेशन g है दोनों का एक्सेलरेशन g, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी g होगा। हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। मान लो टेस्ट हुआ, सबके नंबर 20 आए, तो एवरेज भी 20 आया ना। एवरेज का मतलब समझ रहे हो आप, है ना, कि भाई सबके मार्क्स जो है वो 20 आए टेस्ट में, तो कितने लोग हैं पूछने की जरूरत है क्या, नहीं, एवरेज क्या आया, 20, ऑन एन एवरेज सबको 20 आया। ऐसे यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो m है वो भी g से चल रहा है, जो 2m है वो भी g से चल रहा है। वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में, उससे क्या मतलब, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कितना आया, g। क्या बात क्लियर, बढ़े आगे। A child is standing at one end of a long trolley, तो ये हमने बना दी ट्रॉली, और एक एंड पे चाइल्ड है। मूविंग विथ स्पीड v on a smooth horizontal track, है ना। चाइल्ड इज स्टैंडिंग एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग विथ स्पीड v on a smooth horizontal track. If the child starts running towards the other end of the trolley with speed u, तो ये v इनिशियली दिया हुआ था, है ना। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि जो चाइल्ड है उसने क्या किया, वो दौड़ने लग गया, किस स्पीड से, u से। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल मूव विथ व्हाट स्पीड, तो इसमें कंसेप्ट ये है
कि जो सेंटर ऑफ मास है ना, पूरे सिस्टम की बात हो रही है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कौन चेंज करता है? एक्सटर्नल फोर्स, है ना। चाइल्ड ट्रॉली पे क्यों चल पाया? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और ये जो फ्रिक्शन है ये चाइल्ड और ट्रॉली का इंटरनल मैटर है, सिस्टम के बाहर से नहीं लग रहा है, ये चाइल्ड और ट्रॉली का इंटरनल मैटर है। इंटरनल मैटर के कारण किसमें चेंज नहीं आता? सिस्टम के मोमेंटम में चेंज नहीं आता, ठीक है। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है? जीरो। इसलिए मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम ये क्या रहेगी? कांस्टेंट। जो सिस्टम है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। और इसलिए जो सिस्टम है वो अभी भी किसी स्पीड से चलेगा। उन्होंने बोला सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रॉली प्लस चाइल्ड, ट्रॉली की स्पीड बदलेगी नो डाउट, लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ मास पहले कितने से चल रहा था? v से। अभी भी कितने से चलेगा? v से। जो ट्रॉली है उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ये कुछ v डैश हो जाएगी। ये v डैश निकालने के लिए क्या चाहिएगा हमें? दोनों के मासेस, बिना उसके हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट सेंटर ऑफ मास जो है वो उसी वेलोसिटी से अभी भी चल रहा है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल चेंज नहीं आया। क्या बात समझ में आई? तो इधर से आपने फायर किया, ये ऐसे कहीं जा रहा था, यहां पर एक्सप्लोड हो गया, एक पार्ट इधर जा रहा है, एक पार्ट इधर जा रहा है, ये एक्सप्लोड हो गया। तो अब सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? तो सेंटर ऑफ मास जिधर जा रहा था उधर ही चलता रहेगा। ये इधर उधर क्यों हुए? बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। ये इधर उधर क्यों हो गए? एक्सप्लोजन हुआ, मतलब इंटरनल फोर्सेस लगे। तो इंटरनल फोर्सेस ने क्या किया? इसने उसको फेंक दिया, उसने उसको फेंक दिया, दोनों फेंका गए। लेकिन सेंटर ऑफ मास अगर देखें, ओवरऑल सिस्टम देखें, तो वो कैसे चल रहा है? वो ग्रेविटी के कारण चल रहा है, तो वो वैसे ही चलता रहेगा जैसे जाना चाहिए, है ना। जैसे मान लो टेनिस की बॉल होती है ना, पुरानी होके फिर अगर ज़्यादा तेज शॉट मार दो तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, ठीक। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपने इधर मारा और दो टुकड़े ऐसे चले गए, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? जिधर वो ओवरऑल बॉल जा रही थी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो जिस पैराबोलिक पाथ में चल रहा था वैसे ही चलते रहेगा। सेंटर ऑफ मास है वो जिस पैराबोलिक पाथ में चल रहा था वो वैसे ही चलते रहेगा। चल, तो नेक्स्ट है कि हमारे पास मास है 2 kg और इसकी वेलोसिटी है 3i + 4j मीटर पर सेकेंड। एक और मास है हमारे पास 3 kg, इसकी वेलोसिटी है -i + 2j मीटर पर सेकेंड। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? What is the velocity of center of mass? क्या फॉर्मूला है?
m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1v1 मतलब 2 इंटू 3i प्लस 4j प्लस 3 इंटू माइनस आई प्लस 2j डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। तो कितना हो गया ये 6i प्लस 8j माइनस 3i प्लस 6j बाय 5। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया 6 माइनस 3 इज 3 एंड 8 प्लस 6 इज 14 बाय 5 मीटर पर सेकेंड। सेम तो आ रहा है 3 बाई 5 14 बाई 5। एक Vx से एक Vy है, एक CM YCM नहीं बोलेंगे, Vx CM सेंटर मास की x वेलोसिटी, सेंटर मास की y वेलोसिटी। क्लियर? नेक्स्ट आता है कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है, ये M2 और ये M1 और ऐसे रिलीज किया तो इसका कुछ एक्सेलरेशन आएगा। M2 लेट से नीचे जा रहा है और M1 किधर जा रहा है ऊपर। तो एक तो हम क्या लिखते हैं एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कितना आता है बताओ, सीखा है तुमने एनएलएम में। M2 का एक्सेलरेशन कितना आएगा M2 माइनस M1g अपॉन M2 प्लस M1। क्लियर है ये? नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। फिर दूसरा आता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो देखो हम क्या लिखेंगे M2 इंटू ए प्लस M1 इंटू माइनस ए अपॉन M2 प्लस M1। M2 का एक्सेलरेशन किधर है नीचे और M1 का किधर है ऊपर। तो M1 A1 M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आता है सेंटर ऑफ मास का वो आता है M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 होल स्क्वायर इंटू G। that is acceleration of center of mass। M2 minus M1 upon M2 plus M1 whole square into G। क्लियर? तो लेट्स से ये है 6, एक्सक्यूज मी, तो ये है 6 और ये है 4। तो पहला तो हमें निकालना होता है एक्सेलरेशन। कितना आएगा एक्सेलरेशन? आएगा G बाई 5, 2 बाई 10 कितना आ गया G बाई 5। फिर हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कितना आता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो ये आता है 6 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू जी, मतलब G बाय 25।
बात समझ में आई? कितना आ रहा है ये? g/25। तो नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी हम यहीं तक रखते हैं।